अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। मुल्की सियासत में अक्सर ऐसा होता है कि बैरूनी महाज पर कामयाबियां और अंदरूनी महाज पर मुश्किलात एक साथ ही चलती दिखाई देती है। आजकल भी कुछ ऐसा ही मंजरनामा बना हुआ है। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के सिफारती किरदार को दुनिया बड़ी कामयाबी करार दे रही है, मगर दूसरी तरफ सियासी पंडित हुकूमत की मुद्दत और मुस्तकबिल के सेटअप पर भी मुख्तलिफ क़यासराइयां कर रहे हैं। ऐसे माहौल में हुकूमती क़यादत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश को महज सियासी ज़रूरत ही नहीं बल्कि एक मुमकिन हिफाजती हिकमत अमली के तौर पर भी देखा जा रहा है। जबकि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि जब हुकूमत साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात तक को यकीनी नहीं बना सकती तो फिर मुज़ाकरात की अमली हैसियत क्या रह जाती है। सवाल ये नहीं कि हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकराती मेज़ पर बैठ सकते हैं या नहीं, बल्कि ये है कि क्या दोनों फरीक एक दूसरे को सियासी हकीकत के तौर पर तस्लीम करने को तैयार भी हैं कि नहीं। और क्या हमें जो इस वक्त मीसाक जमहूरियत की फ्लोर ऑफ द हाउस सुनाई दे रही है, क्या वाकई इस मुल्क को मीसाक जमहूरियत की ज़रूरत है या हमें हकीकी तौर पर जमहूरियत की जरूरत है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार आमिर इलियास राना साहब ज्वाइन कर रहे हैं। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ सीनियर माहिर कानून फैसल चौधरी साहब ज्वाइन कर रहे हैं हमें। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। आमिर इलियास राना साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। लाइक आई सेड, बहुत इस वक्त आवाज़ें जो है वो हमें सुनाई दे रही हैं फ्लोर ऑफ द हाउस। बार बार ऑपोजिशन को मीसाक जमहूरियत की दावत दी जा रही है, उस पर दस्तखत करने की बात की जा रही है। साथ ही उनको ये भी ताना दिया जा रहा है कि जी उनका जो माजी का रोल है, जो कॉन्डक्ट है, वो उसने शदीद नुकसान पहुंचाया है इस पार्लिमानी निज़ाम को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितना नुकसान पहुंचाया उतना किसी ने नहीं नुकसान पहुंचाया। सो इस वक्त आमिर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ इसी हवाले से कि हमें इस वक्त मुल्क में ज़रूरत किस चीज़ की है। हमें आया कि मीसाक जमहूरियत की ज़रूरत है या हमें इटसेल्फ जमहूरियत इस वक्त होने की देखने की ज़रूरत है इस मुल्क में? मुख्तसर तो ये कि हमें दोनों की ज़रूरत है। लेकिन इसके लिए मैं थोड़ी-सी बात करूँगा कि मिसाक जमहूरियत का नाम चूँकि लिया आपने, जी। तो मिसाक जमहूरियत क्यों किया था? पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने कि दोनों ने माज़ी की गलतियों से सबक सीख के आगे चलने की एक ट्राई की थी। क्या हुआ, नहीं हुआ, लेकिन आप ये देखें कि नवाज़ शरीफ ने 2013 में बहरहाल इमरान खान को मौका दिया केपी में कि वहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान सब उस वक़्त भी रिकॉर्ड पे थे और आज भी हैं कि इनको ना आने दें, ये गड़बड़ पैदा करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जमहूरियत का तकाज़ा है कि वो बड़ी पार्टी उन्हें बना दें। फिर नवाज शरीफ को बिल्कुल पता था कि कौन फौजी एस्टेब्लिशमेंट से उस धरने को लीड करवाने की तैयारी कर रहा है। लोग लिख रहे थे, बोल रहे थे, इमरान खान के घर चले गए नवाज शरीफ। जमहूरियत के तकाजे होते हैं और उसकी बुनियादी बात ये होती है कि आप राब्ता रखें और गुफ्तगू करें। वहां आपने अपने घर की सड़क लेके और उसके बाद उसी फौजी जनता के ड्रामे पे अमल किया जिसके लिए मौलाना ताहिरुल कादरी को कनाडा से बरामद किया गया था और इमरान खान साहब को प्लान करके और सारों को इकट्ठा करके चौधरी बरादरान को लंदन में मुलाकातें कराई गई थी। कोई चीज छुपी नहीं हुई। आज फिर जब ये देखा उसी फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने कि ना हमारे दर्दों से जा रहा है, ना कुछ पनामा अकामा सजाएं दिलवाई, फिर इमरान खान को ला के वजीर आजम बनाया। तो फिर या तो इमरान खान उस वक्त जमहूरियत के लिए हो जाते, वो तो मुंह पे हाथ फेर के कह रहे थे कि मैं तुम्हारा एयर कंडीशन उतारूंगा, तो उनको समझ नहीं आई। उनको समझ आ गई कि जो लोग लाए थे उनको 1 साल के बाद समझ आ गई थी कि ये इस काबिल नहीं है कि ये चला सके, हमें भी चला सके, वो हमारा भी बट्ठा गोल करेगा और बाकियों का भी करेगा। तो वो 2022 में अदम एतमाद की सूरत में आई। क्या इमरान खान नहीं दावा करते थे कि मेरे बगैर है कौन? किसी के बगैर भी कुछ नहीं हो सकता, सबको मिल के चलना होता है। अगर आज ये सब समझ लें और रास्ता बनाएं तो पहले तो आप इकट्ठे होंगे ना, फिर आपके खिलाफ साजिश होगी। तो पहले इकट्ठे होके तो दिखाएं ना। आज अगर असद कैसर साहब को मिसाक जमहूरियत याद आ रहा है तो क्या वो उनके इलाके के तंबाकू के काश्तकार उनके इन्वेस्टर्स हैं या कौन है जो अब आप गुफ्तगू कर रहे हैं? क्या अब आपने इमरान खान से पूछ लिया कि मिसाक जमहूरियत करना चाहिए? ये जो 3 साल इमरान खान के जेल में इनके पार्टी के लीडरों ने गुजरवाए हैं, इमरान खान को तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि जी उनको कुछ समझ है सियासत की। वो जिनके जरिए आए वो उन्हीं की लाठी से सबको हाँकते रहे, उनकी पुठियां भी सीधियां होती रहीं। लेकिन जब अड़ गए हैं ना, तो आप बताएं कोई एक पॉलिटिकल चार्ज जो उन्होंने असम्बलियां तोड़ी उससे निकले, जहां जहां छोड़ते चले गए। ये फवाद चौधरी इनके भाई समझाते रहे फैसल के कि अकल के और होश के नाखून लें, कुछ कर लें। नहीं जी, नहीं जी। अपने अपनी जगह पे सियासतदानों को आपने खत्म किया, फिर आपका जिसको दिल किया उसको वापस ले लिया और जिसको दिल नहीं किया उसको आपने कहा नहीं अभी तुम इंतजार करो, जब मैं बाहर आऊंगा फिर देखूंगा। तो आज क्या हो रहा है? जिन लोगों ने बाहर लाने की, मैं ये चूंकि मैं फैसल के सामने कई दफा बात कर चुका हूं कि ये वो वाहिद आदमी था जो अदालत में तरीके सलीके से गुफ्तगू करके बाकी लोगों से मुलाकातों के रास्ते रखता था। जिस दिन से इसको हटाया है और जिन्होंने हटवाया है, ना वो खुद मुलाकात कर सकते हैं, ना इमरान खान के लिए कोई आसानी पैदा हुई। तो क्या फायदा हुआ इस सारी तगोदो का जो इमरान खान ने खुद शुरू की 25 मई 2022 को? सवाबी में 3 घंटे खड़े इंतजार करते रह गए, गाड़ियां खाली खड़ी थी, बंदे नहीं थे। और इस्लामिक टच देते हुए फिर कासिम सूरी साहब ने उन्हें वापस बुलवाया। वो अदालत भी सरनगू थी उनके लिए, गुड टू सी यू कर रही थी, सब कुछ। लेकिन क्या हुआ?
आज ये पीटीआई के सोचने का काम है कि उन्हें सियासत किस किस्म की करनी है। वो फौजी एस्टेब्लिशमेंट बिल- को घुटनों के बल नहीं ला सकी। राइट। इमरान खान बार-बार कहते थे अडयाला जेल, मुझसे बात करो, तो फिर नहीं की ना बात किसी ने। तो सो क्या आपने रास्ता है फिर आपके? ठीक, बिल्कुल ठीक। आमिर साहब, मैं यही बात फैसल साहब की तरफ लिस्ट, फैसल साहब, ज़्यादा तो चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी के लिए मिसाल के जमहूरियत पर आए, साथ बैठें, मुज़ाकरात करें, ये ज़्यादा हमें तो हुकूमती हलकों की तरफ से सुनाई दे रहा है। सो आपको क्या नज़र आ रहा है? कोई फियर्स हैं, और जो ये इस वक्त चमगोइयाँ हो रही हैं कि शायद कोई एक तब्दीली की एक हवा चल सकती है, कोई ऐसी एप्रीहेंशंस है मौजूदा हुकूमत को, ऐसा आपको लग रहा है, आपको महसूस हो रहा है कि जिसकी वजह से बार बार वो इनको दावत दे रहे हैं, बावजूद इसके कि वो साइमल्टेनियसली ये भी कहते हैं कि इन्होंने सबसे ज्यादा पार्लियामेंट्री सिस्टम को नुकसान पहुंचाया है? देखिए अलीना, इस वक्त हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पे किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है, ना सियासी, ना कानूनी, ना आईनी। और ये सारी बातें जो हैं ये हवा में हैं, और यही जो प्रॉब्लम है तहरीक इंसाफ की, जो क़यादत, क्योंकि वो गैर सियासी लोग हैं और कुछ वहाँ पे लोग ओहदे लेने के लिए आए थे, उन्होंने ले लिए हैं, उसके आगे उनकी कोई सीरियसनेस नहीं है। आ, हुकूमत इसलिए बार बार ये कह रही है कि हुकूमत को इंटरनल जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इमरान खान साहब की वजह से, वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से इंटरनेशनली तो उन्होंने ये काफ़ी हद तक उन्होंने कन्विंस भी कर लिया, और अचीवमेंट्स भी बहुत मिली फौज को। और इसमें फील्ड मार्शल का ही क्रेडिट जाता है, उन्होंने, जनरल आसिम मुनीर ने इंटरनेशनल जो दुनिया है उसके साथ तो रवाबत बड़े अपने अच्छे कर लिए हैं अब। लेकिन जो मौजूदा इंटरनल मामलात हैं उनके ऊपर इंस्टेबिलिटी जो है वो है, और अभी तक वो काबू नहीं पाई जा सकी। हुकूमत को ये बिल्कुल एहसास ज़रूर है कि वो डिलीवर नहीं कर पा सके माशी और सियासी जो उनके महाज हैं। तो लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब इस वक्त तो मौजा तो रात को भी हो सकता है, इस वक्त तक ये नहीं लगता कि ये हुकूमत जो है या कोई उसको कोई ख़तरा है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर मामलात को बढ़ाना है आगे, तो फिर नेशनल गवर्नमेंट की तरफ मामलात जो हैं वो एक बात की जा रही है, लेकिन नेशनल गवर्नमेंट का एसेंशियली मतलब ये है कि उसमें फिर ना जरदारी साहब होंगे, ना शरीफ बरदरान होंगे, ना इमरान खान होंगे। और अगर कोई ये समझता है कि ये सब कुछ लेके इमरान खान साहब की झोली में डाल दिया जाएगा, तो ये मेरा ख्याल में सियासी नागपत अंदेशी, बल्कि सियासी नाबीनापन मैं इसको कहूँगा, वो होगा। इस वक्त तक हुकूमत को मुआशी मसाइल का सामना ज़रूर है, सियासी मसाइल का या गवर्नेंस का, या उनको कोई अपोजिशन की तरफ से असेंबली के अंदर और बाहर को टफ टाइम नहीं मिल रहा, और वो सहूलत में है, वो मज़े में है इसमें। राइट, बट अब मैं साइमल्टेनियसली, आमिर साहब, वो जो कुछ रोज कबल फैसल वाउडा साहब कह रहे थे कि उनको अनकरीब कुछ दिनों में, कुछ महीनों में सारे सियासतदान जो है, लीडरान या तो कंटेनर के ऊपर या कंटेनर के अंदर नजर आ रहे हैं, ये इस पेशगोई को आप कैसे देखते हैं? वो अक्सर उनकी प्रेडिक्शन जो है वो सही भी साबित होती है। अक्सर गलत भी होती हैं। इमरान खान के दौर में वो कह रहे थे कि यहाँ पे जनाब गरीब जो है ना, रेडी वाला भी ज़कात दिया करेगा, लेने वाला कोई नहीं होगा। आपको याद है? जी जी। और वो कह रहे थे कि एक दफ्ते 10 दिन में हो जाएगा। तो कोई ये छक्के लग जाते हैं, कई दफा नहीं लगते। शेख रशीद सारी जिंदगी दावे ही करते रहे ना। तो ईद के बाद बकरा ईद और बड़ी कुर्बानी और छोटी कुर्बानी कौन सी हुई, उनकी अपनी हो गई। ये बस चलता रहता है। जब कोई तुक्का लग जाता है, वो एक दफा का वाकया है ना, जब ये तारुल कादरी साहब का दावा छपा था 12 अक्टूबर 99 को कि ये हुकूमत चली जाएगी। तो वो बड़ा मजेदार वाकया है, क्योंकि उस दिन कू हो गया। ठीक है, नवाज शरीफ ने मतलब खत्म किए, मुशर्रफ ने कब्जा कर लिया। तो अगले दिन लाहौर प्रेस क्लब में हमारे दोस्त हैं फारूक फैसल साहब, उन्होंने मुझे ये वाकया सुनाया कि लाहौर प्रेस क्लब में ये थी कि यार ये तो बड़ा पहुंचा हुआ बंदा है, और आपको पता है पूरे मुल्क में मोबाइल सर्विस बंद थी। तो वहां पे साफी सारे बैठे हुए थे। तो कभी कोई एक मोबाइल ला रहा है, कोई दूसरा ला रहा है कि सर जनरल साहब की कॉल है, सर फलाने की कॉल है। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो एक साफी ने कहा जी ये टेलीनॉर है, ये फलानी है, ये 4 कंपनियां हमारे पास उस वक्त जो होती थी। तो हमारे तो किसी के सिग्नल नहीं आ रहे, आपके पास कौन सी कंपनी है? तो वो कंपनी डूब गई थी। बस वो छक्का ही था। ये चलता रहता, कभी किसी का दाव लगता, कभी नहीं लगता। असल इशू ये है कि क्या सियासतदान समझेंगे कि उन्हें जमहूरियत किस किस्म की चाहिए। आज ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं ना तकरीर कि हाइब्रिड निजाम ठीक है। अच्छा, वो हाइब्रिड निजाम इमरान खान जब इक्तदार में थे तो वो ठीक था।
अब गलत है हाँ, वो बट पीटीआई के लिए और लेकिन उनके हम नवाओं के साइमल्टेनियसली लिए। आमिर साहब ये भी समझाएं कि हाइब्रिड निजाम के होते हुए उसमें मीसाक जमहूरियत तो नहीं हो सकता फिर। आपको तय करना है ना। जब आप कहते हैं कि पिंडी से सिर्फ मैं बात करूंगा अडयाला जेल में खड़े होकर बैरिस्टर गौर को, हाँ, जिस दिन वो आखिरी दफा पब्लिकली बैरिस्टर गौर के साथ अली गफर भी थे और सलमान अकरम राजा भी थे, हाँ, जब उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं कि हम ये 4 लोग हैं पीएमएलएन और समेत मोहसिन नकवी के या सादिक राना सनाउल्लाह के, इनमें से किसी को ले लें, एक हम अपना बंदा देते हैं एक आप देते हैं और बात कर लेते। उन्होंने कहा नहीं, तुम जाके कह दो कि मैं सिर्फ खुद मैं बात करूंगा। ये मैं कई दफा बता चुका हूं हम्म, ये वाकया हम्म, कि मैं करूंगा। और फिर उन्होंने बुरी गुफ्तगू भी की, अच्छी भी की। फिर नौरीन खान ने जो उन्हीं की मुलाकात हुई थी ना 2 दिसंबर जी, 2025 को उस्मा आखिरी, खान। फिर जो कुछ उस्मा खान, डॉक्टर उस्मा जी, खान की आ गया कि अब उनको मुलाकात के हैं अलीमा खान साहिबा ने आज उनको भी रोक दिया है। यानी कोई रास्ता मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गौर को बताई कि इमरान खान को हम लेके आते हैं शिफा इंटरनेशनल, आप आ जाएं, आप एम्बुलेंस में साथ आएं। वो जो डॉक्टर कहेंगे हफ्ता 2 हफ्ता हम रखेंगे और फैमिली से मुलाकात करा देंगे। तो महमूद खान अचकज़ई और अलीमा खान ने उसको वीटो किया कि नहीं, फैमिली जाएगी या 6 वो लोग जाएंगे जिनके हम नाम देंगे वो आएंगे एम्बुलेंस में। तो ना वो मुलाकात हुई ना ये मुलाकात हुई। कोई तो तय कर लें कि कोई बंदा अगर आपको गुफ्तगू कराने के लिए तैयार हो रहा है, हाँ, उसकी भी इज्जत नहीं करते, अपने मैं, बंदे की भी इज्जत नहीं करते, तो हाँ, फिर आप जमहूरियत किस किस्म की चाहते हैं? अपनी मर्जी की चाहते हैं, तो जी। फिर कर लें वो जमहूरियत ले आमिर आए। साहब आपका यही ये किस किस्म की जमहूरियत चाहते हैं? नईम पंजोता साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नईम पंजोता साहब, आपकी जमात किस किस्म की जमहूरियत चाहती है? आपको बार बार दावत भी दी जा रही है, पेशकश भी की जाती है, मुलाकात के हवाले से भी गारंटी दी जाती है। आपके अपने भी पार्टी के जो दीगर रहनुमा है वो ऑफ द रेकर्ड जो है वो काफ़ी कुछ ऐसी बातें करते हैं कि हुकूमत की तरफ से बहुत अच्छी अंदाज में एक मुस्बत तरीके से पेशकश की जा रही है, लेकिन पब्लिकली क्यों इतना शोर है इस वक्त? बहुत शुक्रिया रीना, आपने मौका दिया। देखिए, सबसे पहली बात ये समझने वाली है कि जो भी हम बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब का ये कानूनी और आईनी हक है। जेल मैनुअल ये इजाजत देता है कि कोई भी कैदी होगा उससे उसकी फैमिली वकला और अफका जाकर हर हफ्ते मिल सकते हैं। आपका नाम भी लिस्ट में एक दफा डाला था और कई साथियों का डाला था, नहीं जाने दिया। और आपने खुद जाकर मौका देखा कि वहां कहते हैं जी कि हम आपको नहीं, ऊपर से हुक्म आएगा तो हम आगे बढ़ने देंगे। तो अदालतों के हुक्म के बावजूद ये कह देना कि और ऊपर से हुक्म आएगा, फिर अदालतों से ऊपर कौन बैठे हुए, कौन है बादशाह सलामत जो हुक्म देता है? तो ये उनका हक है कि अगर उनका वो बीमार होते हैं तो फैमिली को इतला देना। रूल 795 जो है ये कहता है कि आपने लाजमी बताना है फैमिली को कि कोई कैदी बीमार होता है, लेकिन ना फैमिली को बताया जाता है, छुप के ले जाते हैं। दूसरी दफा तीसरी दफा ये कहते थे कि बिल्कुल अब ठीक हो गए, फिर नहीं, पहली दफा लेकिन के बाद लेकिन ठीक आपके हो जाने पार्टी चाहिए। चेयरमैन तो ऑन बोर्ड होते अब हैं, ऑपोजिशन लीडर तो ऑन बोर्ड होते हैं। नहीं, देखें देखें, मामला ये है कि इस दफा जो 5वीं दफा लेकर गए, गौहर साहब को नहीं पता था। मैंने उनसे पूछा कि आपको इतला दी कि, उन्होंने कहा नहीं दी, कि मैंने मैसेज भी किया, मुझे जवाब नहीं आया। बाद में दूसरे दिन या तीसरे दिन अगर बताया है तो ये इतला कैसी है भाई? आप क्यों छुपा के कर रहे हैं? ये राइट सबसे पहला हक जो होता है फैमिली को होता है। बाद में कोई सियासी रहनुमा आता है, कोई रफीक आता है, कोई दोस्त आता है, कोई अहबाब आता है। नवाज शरीफ जेल के अंदर थे, आपको याद होगा कि मरीम नवाज साहबा हों या बाकी जितने लोग, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं थी, यहां तक कि उनको इलाज के लिए खान साहब की हुकूमत के अंदर जेली वाला के प्लेटलेट्स इनके बनाए गए थे, लेकिन इनको भिजवाया गया कि ये जाकर इलाज करा सकें। कौम आज भी इस बात पर अफसोस करती है कि अगर आप वाकई बीमार थे तो आप जो है बीमारी का बहाना जो है वो करके जब बाहर गए तो बाहर जाके आप जो है वो प्लाजों के अंदर घूम रहे थे, मैकडोनल्ड के अंदर फिर रहे थे, तो लोगों ने सवाल उस वक्त भी किया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? कम से कम भारी बीमारी थी तो आप उसका बहाना वहां भी बनाए रखते। तो बात वाज़ेह है, हम हर हफ्ते जाते हैं, आज भी अदालत के अंदर मामला पेंडिंग है, तो इन अदालत की दरखास्तें जो है वो पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरखास्तें पेंडिंग हैं। ये चाहते हैं कि मुल्क इनकी मर्जी के मुताबिक चले। मुल्क इनकी मर्जी के मुताबिक नहीं चल सकता कि फलानी बहन आ जाए फलाना ना आए, फलाना आ जाए फलाना ना आए। वो आएगा तो बाहर बयान नहीं देगा। बुशरा बीबी की फैमिली बगैर बट सर बयान दिए मुलाकात भी उन्होंने की, वो बाहर आई, उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, उसके बावजूद तीसरी दफा वो जाए। पंजोदा साहब, लेकिन गुज़िश्ता रोज भी तो अलीमा खान साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गुफ्तगू की, बावजूद इसके कि अदालती अहकाम थे कि वो अदालती अहाते में जो है वो बातचीत नहीं कर सकते। नहीं देखिए, कल नहीं तो लेकिन वायलेशन तो आपके पार्ट पे भी हो रही है। नहीं देखें, ये बात ऐसी हुई थी कि सलमान अकरम राजा साहब से
जब अदालत ने कहा कि ये सरकार का मौकफ है कि वो बाहर निकलते हैं और इंतशार फैलाते हैं, गेट के ऊपर खड़े होकर तकरीर करते हैं, तो अदालत ने कहा कोई आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं, तो उन्होंने कहा जी हम गेट पे नहीं करेंगे, हम आगे कर लेंगे। अब कल तो मुलाकात ही नहीं हुई, अब मुलाकात जब नहीं हुई तो मैं गुफ्तगू कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं। गुफ्तगू से फिर वो जो माहौल को बेहतर बनाने की तरफ लेकर आना है, जिसके लिए बार बार फ्लोर ऑफ द हाउस आप लोग को मुज़ाकरात, रूल्स ऑफ द गेम जो है वो बैठ के डिसाइड करे। वजीर आजम खुद जो है वो ये ऑफर बार बार कर रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर आप 2024 के इंतखाबात की अगर आप तहकीकात चाहेंगे तो हम 2018 की भी फिर करेंगे। सो ये कहीं ना कहीं तो बैठ रहे हैं आप लोग, या बैठना ही नहीं चाहते? देखिए, वजीर आजम साहब जो गए उसके बाद भी हमारे चकजई साहब हो गए या अलामा राजा नासिर हो गए या दीगर रहनुमा, मुख्तलिफ जो हुकूमती रहनुमा हैं उनसे मुलाकात भी करते रहे, उन तक बातचीत भी पहुंचाई कि मुलाकात का रास्ता बनाएं, खान साहब को शिफ्ट करें, फैमिली की एक्सेस कराएं, लेकिन वो ऑन द रिकॉर्ड शो कराते हैं कि हम चाहते हैं मुज़ाकरात करें, यानी हुकूमत की मैं बात करूं, शहबाज शरीफ हो या मोहसिन नकवी हो या जो भी हो, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड वो कहते हैं हमारे पास इख्तियार ही नहीं है, हमने उधर पूछना है, भाई वो हुक्म देंगे तो हम फिर आगे मामले को बढ़ाएंगे। दूसरी बात आपने की 2018 के इलेक्शन की, देखें अभी भी खान साहब का वो पैगाम ऑन रिकॉर्ड पड़ा है सोशल मीडिया के ऊपर। इमरान खान साहब ने कहा कि 2018 और 2018 के टाइम की वीडियो है कि पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, दोनों जमातों को या और जितनी जमातें हैं, मैं चैलेंज ये करता हूं, मैं ऑफर ये देता हूं कि जिस हल्के से आप कहते हैं ना, मैं उस हल्के का इलेक्शन खुलवाने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि 2013 के अंदर जब 400 के करीब पिटीशन इलेक्शन कमीशन के पास थी, उस वक्त मैंने सिर्फ 4 हल्कों को कहा कि आप खोल दें। ये तमाम जमातें मुखालफत करती थी क्योंकि 2018 में जब खान साहब, अब आप सोचिए अगर 18 की खुलेंगी तो फिर वजीर आजम साहब जिस तरह कह रहे हैं, शरीफ साहब ने बात की, एक जुमला जो शहबाज शरीफ साहब ने बात की है, उन्होंने बेसिकली एडमिट किया है क्योंकि शहबाज शरीफ की जमात या अलायंस उनका ये कहता है कि 18 में धांधली, वो कहते हैं कि अगर उस वक्त हुई थी धांधली तो अब भी हुई है तो अब भी ठीक है। बात का सिंपल मकसद ये था कि धांधली पाकिस्तान में होती है और हम इसको तस्लीम करते हैं। और इसी के साथ ही बढ़ते एक ब्रेक की तरफ हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। फैसल साहब, आप भी यही समझते हैं कि वजीर आजम साहब का क्या ये एतराफ़ था कि अगर तो 2018 की जिस तरह से हुकूमत आई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उस पर अगर एतराज़ है, वो अगर हुकूमत वो कहते हैं जायज़ थी तो फिर ये भी हुकूमत जायज़ है, तहकीकात होंगी, अगर इन इलेक्शंस की होंगी तो फिर उस इलेक्शंस की होगी, तो ये एडमिशन है आपके ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से? देखिए, प्राइम मिनिस्टर जो कर रहे हैं वो तो सियासी गेमें खेल रहे हैं ना, तो ये तहरीक इंसाफ वाले कहेंगे ठीक है ये भी 4 हल्के दे दें, 4 हल्के वो भी दे दें, खोल लें, तो नवाज शरीफ का हल्का खोल लें और बाकी जो मरियम का जो 4 इधर पिंडी के हल्के खोल लें, जेल में बुलाला दरकैनी का हल्का खोल लें। बात ये थी कि नहीं जो बातें कर रहे हैं उसमें इसको दूसरी राय तो रखी नहीं जा सकती ना, बातें तो उनकी बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन गुजारिश ये है कि इस पे पीटीआई का आगे जो समझ में नहीं आती, जो कंफ्यूजन है कि आपका लाएमल क्या है, ये बातें बिल्कुल हैं, ये मुश्किलात हैं, इनका हल आप क्या करते हैं। अगर किसी के जमाने में मुझे किसी के ज़हन में पीटीआई में नहीं, उनमें से नहीं है, सियासी आदमी है, ये अगर कोई खन्नास है कि वो एस्टेब्लिशमेंट से लड़ेंगे, फौज के साथ लड़के तो फिर कुछ होगा और इनकलाब आएगा और फिर कोई दवाम इक़्तिदार को आएगा, तो ये वो तो अब तक कुछ हासिल नहीं कर सके इस स्ट्रेटजी से। नहीं, ये चित्र खाने वाली बातें हैं लीना, लेट मी बी वेरी ओपन। बात ये है कि आप जरा नईम साहब से पूछिए कि कभी उन्होंने चकजई साहब से ये पूछा कि पीडीएम में क्या तकलीफ थी आपको और अख्तर मेंगल को कि आपने इमरान खान साहब की बनी हुई हुकूमत जो है वो उसको वोट दे के फारिग कराया। अभी देखें ना, हमारा तो फैसला साजी का जो बेसिक ये चीजें मैं बिल्कुल हमेशा कहता रहता हूँ, जिस बंदे ने हमारे खिलाफ वोट दिया उसमें सुरखाब के पर लग गए एक साल के अंदर के, वो हमारा बहुत बड़ा माइती हो गया। हमारी पार्टी में कोई बंदा नहीं है जो कि अपोजिशन लीडर नहीं हो सकता था, और उन्होंने आज तक कौन सा सोल्यूशन पेश किया है या ये बात की है मुज़ाकरात के लिए। तो जो हुकूमत के TORs जो हैं वो तो बिल्कुल सिंपल है, वो कहते हैं हमारे साथ बैठे आप हमें तस्लीम कर लें, ठीक है। ये बात इमरान खान साहब तो इनके साथ बैठना ही नहीं चाहते। इमरान खान साहब बैठना क्या तो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट बराह रास्त उनके साथ मुज़ाकरात करे जब भी करने हैं, तो वो इस वक्त इस पोजीशन में हैं कि वो इनकार कर सकते हैं, प्रेशर उनके पास है कोई नहीं है। बाकी बातें देखिए रूटीन में हम करते रहते हैं ये बाकी इसका, लेकिन अभी तक 35,000 वर्कर जेल में है, उसका कोई है नहीं है, मुंह सिर पैर नहीं है, उनका क्या बनेगा।
इनके नईम वगैरह के ऊपर सबके ऊपर मुकदमे हैं, इनका क्या बनेगा? जो जेल में है उनका क्या बनेगा? देखिए बात यह है कि ये रिटॉरिक्स तो सारे कर रहे हैं, हुकूमत को तो सूट करती है ये सिचुएशन। बात यह है कि जब अपोजिशन जो है वही अपना रोल नहीं अदा करेगी। आप मुझे बताएं ना कि महमूद खान अचकजई की अवामी मसाइल के ऊपर लास्ट तकरीर कौन सी थी? ये अलामा नासिर अब्बास साहब जो है, इनकी सेनेट में क्या कारकर्दगी है? क्या इन्होंने आज तक, आप देखें कि अभी रोजाना सीसीडी बंदे मार रही है, आज तक किसी ने सवाल जमा कराया कि पार्लियामेंट इतना बड़ा फोरम है, सूबाई असेंबली इतनी बड़े फोरम होती हैं, किसी ने कोई इस पे सवाल जवाब उठाया? नहीं। पेट्रोल की प्राइस है, बदमनी, बैड गवर्नेंस, माशी हालात, किसानों के मामलात, इतनी ज्यादा मतलब इस हुकूमत की मिस गवर्नेंस है कि जहां पे भी हाथ लगाएं तो बिल्कुल ही पोरस है सारा काम। लेकिन अगर हम बोलेंगे ही नहीं, आपकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं होगी, सुबह शाम अगर टिकटॉक बनानी है तो बनाते रहे, उसमें क्या है? फिर भुगत तो इमरान खान रहे, और इमरान खान के फैसले जो उन्होंने क़यादत लगाई है, मैं बिल्कुल हमेशा उनके मुंह पे भी नहीं गवाह है, मैंने उनके मुंह पे भी कहा और मैं भी कह रहा हूँ, गलत फैसले हैं उनके, जिसका नुकसान उनको हो रहा है, हुआ है और आगे भी होगा। राइट। आमिर इलियास राणा साहब, अब तो बाकायदा ऑपोजिशन लीडर को भी ये सुनना पड़ रहा है, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब जिस तरह से कहते हैं कि वो पीटीआई के दरमियान बैठे हुए बड़े अजीबो गरीब लगते हैं। सो ऑपोजिशन लीडर साहब का भी पूरा जो रोल है वो एक बड़ा अंडर प्रेशर बल्कि वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि पीटीआई का गिला उनके हवाले से, अलामा राजा नासिर अब्बास साहब के हवाले से भी यही है कि कोई अब तक जो मौसर एहतजाज है या तहरीक है वो भी नहीं चल सकी, और दूसरी तरफ हुकूमत को भी वो जो है वो खटक रहे हैं पीटीआई के दरमियान बैठे हुए। और अभी जो फैसल साहब जिस तरह इशारा कर रहे थे कि उन्होंने फिर पीटीआई की हुकूमत जो है और पीडीएम का साथ फिर उस वक्त क्यों दिया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए? ये नहीं, पंजोता साहब को जाके जिस दिन भी इनको मिले सहूलत, जब तक फैसल चौधरी से इनकी मुलाकातें कराते रहे, फिर इनको निकाल दिया, तो मुलाकात हो तो इमरान खान से पूछ लें कि ये इतनी जो फैजियाबी दी उन्होंने, ये मैं वो फैजाबाद की बात नहीं कर रहा, धरने की बात नहीं कर रहा, मैं फैजियाबी की बात कर रहा हूँ कि जितनी फरावानी से उन्होंने दिया उसको, महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाया, उनको बनाया, इनकी पार्टी में कोई बंदे नहीं थे, और फिर पार्टी को भी एक कवर मिल गया, इन सबको मिल गया कि इमरान खान साहब का फैसला नहीं, तहरीक का फैसला ये करेंगे। वो तो दोनों नहीं कर रहे, तो दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, जिस काम पे हैं वो। तो पीटीआई कहाँ है? पीटीआई की अपोजिशन कहाँ है? इनका अवाम के मसाइल के लिए गुफ्तगू कहाँ है? इमरान खान को 3 साल होने में 4 अगस्त को 3 साल पूरे हो जाएंगे। इन सबके तो मजे लगे हुए हैं, जो पीटीआई के साथ जुड़ा हुआ है, काम धंधे अपने सारे कर रहे हैं। जो बाहर बैठे यूट्यूबर हैं जिनका काम ही सिर्फ पैसे बनाना है, इंतशार फैलाना है, ये सब उनके बयानिए लेके अपने पीटीआई ऑफिशियल पे चलाते हैं। उन्होंने कौन सा काम किया? यहाँ से भाग भूग गए। ये तो जो सियासी वर्कर है ना, जो लोग पार्टी पोजीशन लेते हैं, ये हमेशा से उनके ऊपर इब्तला का वक्त आता है। ये कोई पहली दफा नहीं आया, और बहुत बुरी बात है। ना इमरान खान की मुलाकातें बंद होनी चाहिए थी, लेकिन उसके लिए सियासी रास्ता किसने अपनाना था? जब आखिरी दफा स्पीकर ने पूरा किरदार अदा करके डॉक्टर उज़्मा को मिलवाया, तो उसकी गुफ्तगू को बहुत तरीके से चलाया जा सकता था ना। वो सीधा जनरल आसिम मुनीर के ऊपर पूरी बमबारी करवाई, तो आप भुगत रहे हैं सारे के सारे। तो किस किस्म की बादशाहत की बात करते हैं? बादशाह लोग तो आप हैं कि आप लोग सियासत, क्या नवाज शरीफ की मुलाकातें बंद नहीं की थी? ये आदम नजीर तारण ने पब्लिकली कहा कि हम बतौर वकील जाते थे जब कोट लखपत जेल में, और वहां हम सिर्फ केस की बात करते थे और सियासी लीडरशिप को हम जाके मैसेज दे देते थे, हम सियासत पे बात नहीं करते थे। क्या नवाज शरीफ की बेटी को, उसके बेटी ज़ाहिरा मरियम नवाज को और उसकी नवासी की मौजूदगी में इमरान खान साहब ने अरेस्ट नहीं कराया कोट लखपत जेल में? भाई सारे अपने अपने हुस्न सलूक को देखेंगे। जब वक्त था, सबने अपने अपने पूरे गुस्से उतारे हैं, तो फिर आज के लिए कोई तो वक्त आएगा ना कि बात करनी है। नहीं तो फिर ठीक है, जहां से आप मांगना चाहते हैं कि सिर्फ मुझसे बात करो, तो वो फिलहाल आपसे बात नहीं कर रहे, तो रास्ता आप सियासी नहीं ले रहे, आप जिद्दोजहद में कामयाबी नहीं हो रही आपको, इतने अरसे के बाद सिर्फ पर्चे गिनवाने बैठ जाते हैं। वो तो बेचारा अंदर बैठा है, उसकी बीवी अंदर बैठी हुई है। तो ये जो बाहर सियासी क्यादत फिर रही है, ये कर क्या रही है? ये पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा नहीं करती, ये आम आदमी के लिए गुफ्तगू नहीं करती। फैसल साहब बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। मैं मुसलसल ये कहता हूँ कि भाई पार्लियामेंट के अंदर तो अपना किरदार अदा करो, हुकूमत को टांग के रख दो, सारे के सारे वॉकआउट करके गायब हो जाते हैं। ये क्या तरीका कार है? और अब एक तरफ नईम साहब जरा रिस्पॉन्ड कीजिए, बाहर भी कोई एहतजाज भी नहीं कर पा रहे, कोई मौसर हिकमत अमली आप लोग की नजर नहीं आ रही है, पार्लियामेंट के अंदर भी अवामी इशूज पर बात नहीं हो रही, और आमिर इलियास राणा साहब, फैसल चौधरी साहब ये बात बिल्कुल सही रेस कर रहे हैं कि कोई स्पीचेस में कहीं अवामी मसाइल जो है नजर नहीं आते। सो आप लोग ने अब
डिसाइड क्या किया है? इसी स्ट्रैटेजी पे आगे मजीद भी चलाएंगे मामलात को, जिससे कुछ हासिल नहीं हो रहा? इदारों के खिलाफ अगर स्ट्रैटेजी रखेंगे, अब तक कोई टारगेट्स आपके बकायदा हमें डाउनग्रेडेशन नजर आ रही है आप लोगों के पूरे मिशन में, और ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा बार बार आपको वो भी दावत दे रहे हैं कि जी अपना माजी वो भी दुरुस्त करते हैं, आप भी अपना माजी दुरुस्त करके आइए, साथ बैठिए, दस्तखत कीजिए मिसाक जमहूरियत पे। देखिए, मिसाक जमहूरियत की जहां बात है, उन्होंने खुद दस्तखत किए थे और उसके बाद फिर ये पॉलिश करके इक़्तिदार के अंदर आ गए। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल कमी बेशी है, अपोजिशन का जिस तरह रोल होना चाहिए उस तरह से नहीं हो पा रहा। लेकिन अगर रिसेंटली आप देखें बजट के ऊपर मौसर तरीके से उन्होंने अवामी इश्यूज को लेकर, और इसके अलावा जो बाकी तमाम चीजें इस वक्त चल रही हैं, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, मामलात, सारे उन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने हर इशू को वहां उठाया है, उजागर किया है। दूसरी बात यह है कि फैसल चौधरी साहब ने कहा कि अचकजई साहब और अल्लामा राजा नासिर साहब को खान साहब ने लगाया। बिल्कुल आप उस पर इतफाक ना करें, आपका अपना एक नुक्ता नजर है। लेकिन मुझे याद है कि चौधरी साहब हमेशा बेबाक तरीके से खान साहब के सामने अपना मौक़िफ़ रखते थे। फवाद चौधरी साहब की मुलाकात होती थी, फैसल साहब की भी होती थी, और उस वक्त इनकी तरफ से ये बिल्कुल था कि आप जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं उनको साथ मिलाएं और हमारा एक बेहतरीन अलायंस बन सकता है। तो ये देखें, जब वो पीडीएम हुकूमत थी उस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो उसका हिस्सा थे। तो क्या ये कहा जाए कि अब वो हिस्सा थे तो उनके साथ बातचीत ना की जाए? तो फिर बात का मशवरा तो वहां भी दिया गया था। तो यहाँ भी अगर खान साहब ने देखा है कि उनको लगाना है तो उसके पीछे रीजन खान साहब ने बताई थी कि मैं जिस रहनुमा को लगाता हूँ पीटीआई का, उसको जो है ये सजा के जरिए दबा के उसे दबा लेंगे, तो लिहाजा इन दोनों को लगाता हूँ, इन पे 9 मई के मुकदमात नहीं है, तो ये बेहतरीन तरीके से मामलात को आगे बढ़ाएंगे। फिर वो किसी पीटीआई के रहनुमा ने तो इस बात पे भी वैसे एतराज उठाया था कि जो पिछले ऑपोजिशन लीडर थे उनके ऊपर तो अनगिनत मुकदमा थे, तो अचकजई साहब पे तो कोई मुकदमा नहीं है। तो ये भी ऑफ द रिकॉर्ड आप लोग के दीगर सर्कल्स में इस किस्म की गुफ्तगू भी होती है। जी, देखें, वो हमारे तजाजों में तो नहीं शामिल हुए थे ना कि उनके ऊपर मुकदमे होते। 9 मई उनकी अपनी पार्टी है, उनके साथ तो अभी हमारा अलायंस हुआ है ना। दूसरी बात ये रहेगी कि देखें, जो इंतशारी की बात की है राना साहब ने, तो इंतशारी जो है वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया, जिन्होंने पाकिस्तान के आइन के ऊपर हमला किया, जिन्होंने 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाया, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, जिन्होंने नैब पे हमला किया, जिन्होंने जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की, जिन्होंने पैसा बनाया, जिनके अकाउंट से 5-5 करोड़ चपरासियों के अकाउंट से निकलते थे, जिन्होंने जो है वो टीटी स्कैंडल किया, जिनके ऊपर रमजान शुगर मिल था, जिनके करप्शन की वजह से जिनको गिरफ्तार किया गया था, जो स्टाम्प देकर बाहर भाग गए थे, जो फिर डील के जरिए और ढील के जरिए पाकिस्तान के ऊपर नाफज किए गए हैं, जो अभी भी ये कह रहे थे कि हम ऐसी टीम लेकर आए हैं जो पाकिस्तान को उठा देगी, और पाकिस्तान को पीछे जिन्होंने धकेला है, जो दुनिया के ऊपर। मंजूदा साहब, आप कुछ भी कहें, इस वक्त वो हुकूमत पर हैं, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, उनकी हुकूमत कोई खतरे में नहीं है, और आप कोई दबाव भी क्रिएट नहीं कर पा रहे। नहीं, देखिए, हम तो देखें ना, हर सतह पे आवाज ही बुलंद करनी है ना, हमने बंदूक उठा के दबाव नहीं डालना। अब इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से लेकर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उनके पीछे है, तो जिसकी वजह से वो इक़्तिदार के अंदर है, ठीक है, वो पीछे हट जाए तो हम देखते हैं 1 मिनट में कैसे वो हुकूमत करते हैं। सर, लेकिन आपके जमात के अंदर से ये आवाजें उठ रही हैं। वो गंडापुर साहब अगले रोज कह रहे थे कि हम जो है वो प्रेशर हमारा कम हो गया है, हम कोई सॉलिड प्रेशर क्रिएट करने में नाकाम है। नहीं, पहले कौन सा प्रेशर बन गया और खान साहब बाहर आ गए? देखिए, उन्होंने भी अपनी कोशिश की, अब भी अपनी कोशिश कर रहे हैं। तो खामियां और गलतियां तो फिर आप लोग को कोर्स करेक्शन तो अपनी विद इन द पार्टी करनी चाहिए। नहीं, देखिए, मसला ये है कि कानून और आइन की सरबुलंदी जो है वो रियासती इदारों का, वहां पर रहने वाले लोगों का फर्ज है कि उसको अमल दरामद कराएं। लेकिन जब इदारे, तमाम लोग और ये सहूलतकार, चोर, करप्ट लोग जिनके बारे में फाइलें दिखाई गई थी कि ये करप्ट हैं, ये इन्होंने मुल्क लूटा है, उनको अगर आप बरजमान बिठा देंगे तो वो अवाम दोस्त पॉलिसी नहीं लेकर आएंगे। अभी आप देखें कि 2.5 करोड़ बच्चे हमारे स्कूलों से बाहर हैं, 21 साल की बुलंदतरीन सतह पर इस वक्त बेरोजगारी है, महंगाई जो है वो कहां पहुंच गई है, 50% अवाम आपकी गुर्बत की लकीर के नीचे है। और अगर तमाम फिगर्स बाकी उठा के देख लें, दहशतगर्दी के हवाले से खबर चल रहा है, साथ बलोचिस्तान चल रहा है, और मिसिंग पर्सन का अलग। लेकिन यहाँ 280 साल सजाएं डॉक्टर यास्मीन राशिद को देनी है, उमर सरफराज शीमा को देनी है, महमूद रशीद साहब को देनी है, एजाज चौधरी साहब को देनी है, आलिया हमजा को 25 साल सजा देनी है, शिबली फराज को देनी है, उमर अयूब को देनी है। ये इनका फोकस ये है कि पाकिस्तानी अवाम को, अवाम के नुमाइंदों को दहशतगर्द सारा दिन डिक्लेयर करके उनको सजाएं दें, चाहे आप मारन बलोच को दे दें, जिसको सजाएं दे दें।
इससे मुल्क तरक्की नहीं करेगा। मुल्क तरक्की करेगा आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, आपके मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो, कानून और आइन की बालादस्ती हो, आप बिल्कुल। लोगों के हकूक समझें, लोगों को हकूक दें, जमहूरियत जो है वो रिटेन करें। वो नहीं करेंगे तो ऐसे ही मामला आगे बढ़ेंगे जिसके लिए हम आज फाइट कर रहे हैं। आमिर साहब, फिर यही सूरत हाल आपको आगे जारी नजर आ रही है? ऐसे में इत्तेहादी भी एक दूसरे पर, वो बिलावल साहब भी जो है वो एमक्यूएम को मशवरा दे रहे थे कि भाई आप कुर्सियों को छोड़ें, आप बाहर निकले इस कैबिनेट से। हाँ, वो कैबिनेट से बाहर निकले हैं, गिलगित की हुकूमत ले लें, कश्मीर के लिए उनका मुद्दा है 27 जुलाई इस वक्त के, वो मुझे मिल जाए। बड़े अच्छे अंदाज से आज वो बल्दियात की बात कर रहे थे, तो बल्दियात में उन्होंने जो कराची में ली है मेयरशिप, वो किससे ली है? वो जो मतलब फार्म, ये जो तहरीक इस्तेकाम, वो क्या है वो पार्टी, अलीम खान साहब की इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, आपके इलाके की, किस तरह इस्तेकाम आया है? वहां जमहूरियत बुलंद हो रही थी उस वक्त। नहीं, वो आजाद अचानक से रातों रात गुलाम हो गए थे। नहीं, वो दो पीएमएलएन के अपने जिताए हुए लोग थे ना वो बोले ना ये बोले, तो बस ये मुल्क इस तरह ही चल रहा है। यहाँ पे तकरीरों में नईम पंजोता साहब ने बड़ा अच्छा काम याद किया हुआ है, लेकिन जब जिन चिट्ठियों पे निकल रहे थे उस वक्त फैसले कराने थे ना, फिर शहजाद अकबर को क्यों फारिग किया था इमरान खान ने, कि कौन झूठ बोल रहा था? मैंने कहा था कि उसे फारिग कर दें। जो रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस 3-3 घंटे की कराते थे, तो फैसला किसका हो रहा था? कोई बात आपके सामने आई थी कि इन्होंने कुछ काम कर लिया है और हमें इन्होंने दिखाया हो? जिन टीटियों को ढूंढ रहे थे, जिस करप्शन को ढूंढ रहे थे, फैसले कराते ना। अभी तकरीरों के लिए छोड़ दिया हमें और आपको सबको। अपने दौर में तो इन्होंने कुछ नहीं किया, पकड़ लो और धकड़ दो, फिर चंद फैसले कराते, बड़ी क्लियर बात हो जाती। फैसल साहब, लाइक आई आस्क्ड बिफोर, ये जो कॉकमायर से आपको नहीं नजर आ रहा कि हम बाहर निकलते हुए दिखाई दे, जिसके फिर हम फर्दर जो है वो असरात देखें, मुस्बत असरात, अगरचे हम इससे अगर निकल पाए तो माशी सतह पे भी और फिर हमें सियासी फ्रंट पे भी नजर आए? देखिए, ये तो डिपेंड करता है ना कि आगे इस हुकूमत की पॉलिसी क्या होती है। इंटरनेशनल ट्रेड में जो ईरान अगर आएगा तो हमें ईरान के ऑयल के ऊपर तो हमारी डिपेंडेंस नहीं है और वो शायद कोई हमारे इतने कोई यूजेज भी नहीं है। गैस, जो एनर्जी के माहिरीन है वो ये कह रहे हैं कि ईरान से अगर गैस की डील होती है तो वो पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल होगी, क्योंकि इस वक्त जो ग्रोथ स्टैग्नेंट हुई हुई है उसका तो मेन वजह ये है ना जी कि जो इंडस्ट्री है वो नहीं चल रही, और इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज्यादा जो बिजली एनर्जी का बहुत ज्यादा उनके ऊपर बर्डन है। वो तो जब तक आप सस्ती बिजली नहीं देंगे इंडस्ट्रीज को, इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे आप, बिल्कुल वो आगे उसका पहिया नहीं चलेगा। बट फैसल साहब, आपने भी इसकी निशानदेही की, पंजोता साहब भी कह रहे हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जी, लास्ट सेंटेंस नईम ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हमने फजल रहमान साहब से बातचीत की, बिल्कुल बात की थी, क्योंकि फजल रहमान साहब अलायंस में आ रहे थे, वो अपोजिशन लीडर के उम्मीदवार नहीं थे। दूसरा, उनकी सीट्स हैं केपी में भी और वफाक में भी और दीगर जगहों पे, बलूचिस्तान में भी। तो उनका जो पॉलिटिकल हुजम है वो बाहर तो बहुत ज्यादा है बाकी लीडरों की निस्बत। अब प्रॉब्लम ये है कि अचकजई साहब को लेके जाना पड़ा है तो गाड़ी भी नईम की जाएगी, साथ में बंदे भी नईम 4 देंगे तो वो जाएंगे, वो तो अकेले आदमी है। मौलाना साहब का जो पॉलिटिकल वो जो कद काट था, ये वजन था असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर, वो बाहर तौर पर बहुत ज्यादा है। और उन्होंने कभी कोई डिमांड नहीं की थी कि मुझे फलाना होता चाहिए या नहीं चाहिए। वो आज भी मैं समझता हूँ कि ये बेहतर है कि फजल रहमान साहब के साथ जो सुहेल अफरीदी ने कोई एक आधी पॉलिटिकल कोशिश की है वो अगर कर ले तो उससे कोई बेहतर नतीजे हो सकते हैं। लेकिन अभी तक पीटीआई के इंटरनली जो हम कारकुनान हैं, हमें समझ नहीं आ रही कि ये आखिर इनकी डायरेक्शन क्या है, ये कैसे आगे ये सारे मुसीबतों को कैसे काउंटर करेंगे। सिर्फ जो है वो गुस्सा करने से तो नहीं होता, बीबीएम भी गुस्सा ही कर रही हैं, लेकिन उस गुस्से का कोई हासिल वसूल तो नहीं है ना जी। गुस्सा तो मसाइल का हल नहीं होता, बिल्कुल। और हमेशा जो है वो सियासी रास्ते निकालने पड़ते हैं। तो इस वक्त की जो मौजूदा क़यादत है पीटीआई की, उससे तो सियासत उससे तो कयूम न्याजी साहब को बना देते, वो बहुत बेहतर थे। उन्होंने कश्मीर में कम से कम अपनी प्रेजेंस या अपनी हिकमत अमली से जो तहरीक इंसाफ को रिवाइव भी किया है, उनको निशान भी मिल गया है। तो ये चीजें तो बेहतर है उनके लिए। और जो यहाँ वाले हैं वो तो पता नहीं। अब मारंग बलोच की बात करते हैं, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है, मारंग बलोच का और पीटीआई का नजरिया क्या है? क्या आपस में हमारी सियासत मिलती है? वो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स हैं, आप उनके ऊपर चढ़ जाते हैं। ये 2 बंदे हैं जिनका, चलो अचकजई साहब का तो हल्का उधर है, और एक लाल बैंड का वो रुकन होता था जो जिन्हें से इन्होंने लगा दिया है,
उसको कख पता नहीं है कि मारंग बलोच और जो बलोच सेपरेटिस्ट हैं उनका एजेंडा क्या है, और पीटीआई उस पर बयान दी जा रही है। यार आप एक नेशनल पार्टी हैं, हमारा जो है पाकिस्तान को इकट्ठा रखना एजेंडा है। हाँ। सेपरेशन जो है वो कोई बात करे, हम उसको नहीं कबूल करेंगे, बिल्कुल ना हम कर सकते हैं। राइट ठीक है, इस चीज के ऊपर भी आप बात करें। जो मतलब हमारे जो दोस्त हैं, पता नहीं वो किस किस्म के जज्बाती लोग हैं कि जी वो फलां को हो गया, ये हो गया, वो हो गया। पहले अपनी तो फिक्र कर लो, जो अपने बंदे जेल में पड़े हैं उनके पास तो जाता नहीं, मिलता नहीं है। नईम 35,000 साहब, बिल्कुल फैसल साहब, मैं यही बात, नईम साहब आप अब रिस्पॉन्ड नहीं बेचारे को आप सारी नहीं तो भाई है मेरा। अब उसके साथ मैं नहीं कह रहा, जो ये पीछे बैठे हुए हैं, जो ऊपर बैठे हुए हैं, जिनको नहीं बेचारे को डिफेंड करना कौन पड़ता है। नहीं, नईम साहब इतना तो जानते होंगे कि कौन मशवरे दे रहे हैं। आप फैसल साहब जैसे लोगों की एडवाइसेस नहीं, उनके मशवरे जो है उन पर अमल दरामद नहीं करके इस वक्त पीटीआई जो है अपनी बार्गेनिंग पोजीशन भी तकरीबन खो चुकी है। मैं कमजोर नहीं कहूंगी, तकरीबन आपने खो दिया। आपने केपी हुकूमत का बजट भी पहले एक स्टांस अडॉप्ट किया थोड़ा प्रेशर क्रिएट करने के लिए, उसके बाद बजट भी वहां पर पेश होके आगे बढ़ गए मामला। सो अब किस तरह से आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं नईम साहब, और किनके मशवरों पर अमल दरामद कर रही है पीटीआई? नहीं, पीटीआई देखें, खैबर पख्तूनख्वा में सरप्लस बजट की डिमांड थी तो वहां हमने बिल्कुल नेगेटिव बजट दिया, सरप्लस नहीं दिया। और इसी तरह कहा गया कि हम कटौती चाहते हैं, कटौती पे भी हमारा क्लियर मौकफ रहा कि हमारे लीडर से मुलाकात कराएं, एंडोर्समेंट उधर से लेकर राणा साहब ने कहा कौमी इक्तिसादी आप हमारे ऊपर सख्ती रखें, और उधर आप ये कहें कि हम हर जगह पर आपको यस सर कहें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। दूसरा देखें ना, सूबों की जोड़ने की बात जहां पर की जाए ना, तो कश्मीर को कौन तोड़ना चाह रहा है इस वक्त? खैबर पख्तूनख्वा को कौन तोड़ना चाह रहा है? कौन वहां से ही गैस लेकर, तो वहां पर गैस बंद की है किसने वहां पर आटे को जो है वो बंद किया हो कि आटा गंदम नहीं जा सकती? तो कौन जो है वो उनके साथ गैर जो इंसानी सलूक करता है? एक सूबे का वजीर आला हो, उसे कभी वहां पर धक्के देते हैं 26 नंबर चौकी पे, कभी अडयाला जेल के बाहर, कभी लाहौर वो आता है यहाँ पर धक्के देते हैं, उसके साथ लोग होते हैं उसे गिरफ्तार करते हैं, लिफ्ट के अंदर जाते हुए, असेंबली के अंदर जाते हुए धक्के देते हैं, पंजाब असेंबली के अंदर। तो ये सारी चीजें कौन कर रहा है? हम तो जोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर बलूचिस्तान का मसला होगा, जीबी का मसला होगा, एजेके का मसला होगा, पंजाब का मसला होगा, सिंध का मसला होगा, कश्मीर के अंदर जुल्म होगा, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जुल्म होगा, तो हम हर मजलूम के साथ खड़े होंगे। और यहाँ पर भी यही है कि अगर उनके मिसिंग पर्सन वाला मामला है तो आप उनके मिसिंग पर्सन वाला मामला हल करें। आज मरियम नवाज मारंग बलोच को दहशतगर्द डिक्लेयर कर रही हैं, तो कल ये क्यों मुलाकातें करती थी और क्यों कहती थी जी कि मैं जो है आपके मिसिंग का मसला उठाऊंगी, और वहां धरनों के अंदर शरीक होती थी? अगर वो दहशतगर्द थे तो क्यों बैठते थे? ये तो हमें भी दहशतगर्द कहते हैं, ये तो सुहेल अफरीदी को दहशतगर्द कहते हैं, ये तो इमरान खान को दहशतगर्द कहते हैं, फिर साथ बिठाते भी हैं, बात भी करते हैं, कहते हैं जी हम बात करना चाहते हैं, फिर दहशतगर्दों से बात क्यों करते हैं? नईम साहब, तो मौका फेंक रखे ना। राइट, बट नईम साहब ये समझा दीजिए कि जो आप लोग का जो मिशन था, आपकी जो असीरान जो जेल में कैद क़यादत है कोट लखपत जेल में, इमरान खान साहब जिनको 3 साल हो चुके हैं, उनको बाहर निकालने के लिए कोई स्ट्रैटेजी है? बिल्कुल, सियासी जद्दोजहद जो है वो भी हमारी जारी। हमने सरेंडर नहीं किया, हमने जो है वो हम भागे नहीं हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह डट के खड़े हैं, मुकदमात फेस कर रहे हैं, और हर एहतजाज, हर कॉल, हर धरना उसमें हम शरीक होते हैं और फस्तायत का सामना किए हुए हैं। अदालती माज पे भी हमारी जद्दोजहद जारी है। हमको पता है अदालतें खत्म हो गई हैं, लेकिन वहां जाके इस निजाम को मजीद एक्सपोज करते हैं कि इन अदालतों के अंदर क्या हो रहा है, किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, किस तरह। अभी भी आप देखें 10 अरब मैं सुन रहा था जी के फलां जगह पर ग्रांट दे दी गई है, 7 अरब सुप्रीम कोर्ट को दे दी है, 6 अरब जो है वो आईनी अदालत को दे दी गई है, और 2-3 अरब जो है वो हाई कोर्ट को दे दी गई है। तो उनको जो तनख्वाहें और इतने पैसे दिए जा रहे हैं फंड, उनसे ये भी मुतालबा करें कि कम से कम लोगों को इंसाफ तो फराहम कर सकें। अदालत में बंदा दरखास्त लेकर जाता है, आपने सिर्फ अदालतों से वो आजाद कश्मीर की एटलीस्ट अदालत सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ इंसाफ नहीं देना। आजाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आप लोग के लिए बड़ा अच्छा फैसला था गुज़िश्ता रोज जो सामने आया। आप लोग को ना वो फैसला आया है, लेकिन क्या वहाँ इलेक्शन कमीशन उस पर अमल करेगा? तो आप लोग को नताइज पहले से ही, आप लोग उसके नताइज के लिए तैयार हैं? सुल्तान सिकंदर राजा बैठे हुए हैं, वहाँ यही होगा मामला। राइट, फैसल साहब आपको भी यही लग रहा है आजाद कश्मीर में? आपको लग रहा है बल्ला आजादी से जो है वो चल सकेगा, या नताइज कुछ इसी तरह के होंगे जीबी इलेक्शंस और जो ज़िमनी इंतखाबात में इन्होंने फेस किया था? देखिए वहां पे तो जो अदालतें उन्होंने अपना काम कर दिया है, उन्होंने दोबारा स्टेटस दिया है पीटीआई को। अगर इलेक्शन कमीशन नहीं देता तो फिर देखना पड़ेगा कि वो अपने अहकामात के ऊपर कैसे अमल दरामद करवाती हैं, या क्या उनका सीन वो कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये तो सामने रखनी पड़ेंगी। और
एक उस पे जो हर्डल्स हैं या उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जो डिफिकल्टीज हैं, हाँ, वो तो डेफिनेटली मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी आसानी से ये करने देंगे, क्योंकि ठीक। वो सारे जो हैं वो इस में ज़ाया नहीं करेंगे। लेकिन वहाँ पे जो हालात इस वक्त जम्मू कश्मीर वो जो एक्शन कमेटी है, उसके मुकाबले में अगर उनको ईज आउट करना है और उनको चैलेंज देना है, तो पीटीआई से बढ़ के तो फिर कोई और अल्टरनेट हो नहीं सकता पॉलिटिकल। और यही बात राइट, हम बार बार ये कह रहे हैं बिल्कुल। कि इस वक्त जो पंजाब की हुकूमत ने तमाशा मचाया हुआ है, तो वो सारा केपी के सप्लाईज बंद की हुई हैं, और ये जो कश्मीर में जिस तरह से ये मामला किया जा रहा है, ये गलत बात है। जी, और इसको सियासी तौर पे दूरअंदेशी से हल करें। एब्सोल्युटली कश्मीर एक बजाय सेंसिटिव पॉइंट है। और बिल्कुल, और उस इश्यू उसके को ऊपर जो है वो काफ़ी ऐसे बयानात भी वज़ीर दिफ़ा के बयान जो है वो भी रिमार्क्स जो है उसको वजीर दफा की तो रिमूवल का आज बिलावल ने मुतालबा कर दिया है। मेरे ख्याल में जी, महमूद जी, खान को उन्होंने तो उसको ये फौरन उनके फोन करना कैबिनेट में होने चाहिए। पर सवाल उठा दिया है। राइट। इज सच एन इररिस्पांसिबल पर्सन। थैंक यू सो मच फैसल साहब, नईम हैदर पंजोता साहब। और इसी के साथ ही बढ़ते एक ब्रेक की तरफ हमारे साथ रहिए। और नाज़रीन, पोस्ट ईरान डील सिनारियो के हवाले से भी बात करेंगे। इस वक्त जो 60 रोज़ तक तमाम फैक्टर्स को मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है और कौन कौन सी रिस्क इस वक्त अटैच है, एप्रीहेंशंस किन से मुताल्लिक हैं, इस पर गुफ्तगू होगी। सईद मोहम्मद खान साहब, एयर मार्शल रिटायर्ड, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एयर मार्शल साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। Thank you very much, Alina, for inviting me to your program. थैंक यू सर, थैंक सर। सबसे पहले तो गुज़िश्ता रोज़ हमने 2 रोज़ कबल जो एक पूरा एक माहौल बनता हुआ दिखाई दिया। लास्ट वीक से जो पाकिस्तान ने अपने एक बतौर मीडिएटर रोल प्ले किया और ये मुमकिन हो सका कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो अब इवन टेक्निकल मुज़ाकरात हैं जो कि अब भी ऑन गोइंग नज़र आ रहे हैं, उस हवाले से मैं ज़रूर सबसे पहले जानना चाहूँगी। ईरानी सदर का दौरा कंक्लूड होता है, पाकिस्तान का वो पहला वो डेस्टिनेशंस में से पाकिस्तान एक नज़र आता है जहाँ पे सिंस वॉर वो पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया जाता है। हाउ पॉजिटिव इज़ दिस डेवलपमेंट सर? पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी विक्ट्री आप इसको समझते हैं? और आगे 60 रोज़ तक अब किन फैक्टर्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर करने की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीना, मेरे ख्याल में कल जो प्रेसिडेंट मसूद पेशकियान का विजिट था जी, वाज द हॉलमार्क ऑफ आवर डिप्लोमेसी। हम सबको एज पाकिस्तानी बहुत प्राउड फील करना चाहिए कि ऑल्दो हमने क्या कहते हैं बिल्कुल न्यूट्रल रह के एक बेहतरीन सालिस का किरदार अदा किया, लेकिन जितने भी कॉम्बेटेंट्स थे इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, सब ने हमारे ऊपर एतमाद का इजहार किया। और इतना मुश्किल एमओयू होने के बावजूद जितनी पार्टीज हैं वो पाकिस्तान की शुक्रगुजार हैं। और एब्सोल्युटली। उसकी एक ही वजह है, और वो ये है कि ये दोनों पार्टीज जो थी पिछले 50 साल से एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रही थी। द ट्रस्ट लेवल्स आर वेरी लो, और दोनों पार्टीज ये एक्सपेक्ट नहीं करती थी कि वो दूसरी पार्टी को एग्री करा सकती हैं तो दोस टर्म्स जो उनके इंटरेस्ट के हैं। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी सालसी, अपनी डिप्लोमेसी, अपनी हिकमत के तहत इस पूरे मसले को पिछले 4-5 महीनों में डील किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम आप दुनिया के कोई न्यूज चैनल खोल लें या कोई अखबार उठा के देख लें, आपको पाकिस्तान का नाम एक बेहतरीन तरीके से लेते हुए लोग नजर आते हैं। और सर बतौर जो एक नेशनल हम एक फ्रंट पे ये भी आवाज़ें उठते हुए देखते हैं कि पाकिस्तान एक रीजनल नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे उसका रोल जो है वो इवॉल्व हो गया है। ये कितना खुशाइन है, क्योंकि इस वक्त भी जो स्पॉयलर्स हैं इजराइल और बिलखसूस हमारा पड़ोसी मुल्क भारत जो है उनकी तरफ से बहुत भरपूर प्रोपेगेंडा अब भी किया जा रहा है। सो आपको इन आने वाले दिनों में भी 60 रोज तक जहां पर पाकिस्तान विल इंश्योर एज अ गारंटर कि ये इस डील पर जो है वो हतमी इसके नताइज तक पहुंचने के लिए, इसके सक्सेसफुल इसको बनाने के लिए इस पर मिनुअन अमल दरामद किया जाए और कोई भी कंफ्यूजन या अप्रीहेंशंस उसको दूर करने के लिए पाकिस्तान अपना रोल प्ले करेगा, लेकिन स्पॉयलर्स के हवाले से कितना अलर्ट होने की जरूरत है? बहुत ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है। देखिए, सिर्फ 3 कंट्रीज ही हैं अलीना इस वक्त जो पाकिस्तान की इस सारी मेहनत के ऊपर पानी फेरना चाहती हैं। एक इंडिया है, दूसरा अफगानिस्तान है, और तीसरा और सबसे बड़ा जो है इस वक्त इन स्पेस इजराइल। ठीक है ना? सो हमें इन तीनों से बहुत केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि वो कुछ ना कुछ करेंगे। देखिए, पिछले 10-15 साल के अंदर इंडिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स
की इन्वेस्टमेंट की ईरान में। हम ये समझते रहे कि वो ईरान के साथ दोस्ती बढ़ा रहे, पाकिस्तान के खिलाफ एक वेस्टर्न फ्रंट खोलने के लिए। Right. लेकिन एक्चुअली वो इजराइल के मुसाड के स्पाई का रोल अदा कर रहे थे, और उन्होंने वहां दोस्ती बढ़ा के ईरान की पीठ में छुरा घोंपा और मुसाड को वो सारी इंफॉर्मेशन दी जिसकी कल्मिनेशन हमने 28 फरवरी को उस अटैक में देखी, जिसके अंदर 168 बच्चे भी मारे गए। Right. ईरान को अब ये बहुत एहसास हो गया है कि इंडिया उनका दोस्त नहीं है, और ये हमारे लिए खुशाइंद इसलिए है कि हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर जो ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर पे मुहित है ईरान के साथ, वो एक तरीके से सेफ हो गया है। क्योंकि ईरान अब हमारा शुक्रगुजार है कि हमने, जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ सफ आ रहा थी मार्च में, वी वर द ओनली कंट्री जो उनके साथ खड़ी रही और हमने उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचने दिया। वी होप के क्या कहते हैं कि इंडिया के खिलाफ वो हमारे साथ खड़े रहेंगे। Right. जहां तक एंड पाकिस्तान सक्सेसफुली सर, लाइक यू सेड, कि अब दोनों, अमेरिका और ईरान दोनों के साथ पाकिस्तान ने अपनी जो रिलेशंस थी उसको मेंटेन भी की, और जिस तरह से बखूबी अपना एक रोल प्ले किया है। मैं ये ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी, मार्शल साहब, ये ज़रूर बताइएगा कि दोनों साइड्स को, ईरान को और अमेरिका को, अगले 60 रोज़ तक आपके ख्याल में किन नुकात को अवॉइड करने की ज़रूरत है, जो रिस्क अटैच नेचुरली हैं इस डील के साथ, लेकिन जैसे अमरीकी सदर की जानिब से 12 ऐसी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, इवन ड्यूरिंग द टॉक, जो फर्स्ट हाई लेवल जो टॉक्स के दरमियान भी ऐसी कुछ बातें सामने आई जो उनकी अमरीकी सदर की धमकी केस से भी मुतालिक, जिसने ईरानी क़यादत को शायद उस वक्त एक पॉइंट पे मजबूर किया था कि वो वॉकआउट कर जाते। सो क्या चीज़ अवॉइड आपके ख्याल में करने की ज़रूरत है? मेरे ख्याल में अलीना, सबसे ज्यादा जरूरी है कि दोनों पार्टीज, अमेरिका खास तौर पर और ईरान एज अ रिएक्शनरी पार्टी, ना इनको अवॉइड करना चाहिए कि पब्लिक स्टेटमेंट्स अब ना दी। ठीक है, देखिए कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स हो चुकी हैं, आपने 4 इंपॉर्टेंट इंप्लीमेंटेशन कमेटीज बना दी हैं और वो कमेटीज अपना काम कर रही हैं। Absolutely. अब इनको चाहिए कि इन टेक्निकल कमेटीज को काम करने दें, लेकिन अगर आप पब्लिकली इस तरह एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट्स देंगे तो जो आपके टेक्निकल एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं उनके ऊपर अनड्यू प्रेशर पड़ेगा और एक सुलझती हुई चीज बजाय सुलझने के और मजीद उलझ जाएगी। उलझ जाएगी। ठीक है ना। मेरे ख्याल में कि सबसे पहले तो दोनों पार्टीज को मीडिया और स्पेशली सोशल मीडिया को अवॉइड करना चाहिए। जो दूसरी चीज है, देखिए दोनों को प्रेगमेटिक होना चाहिए। दोनों इस वक्त जो स्टेटमेंट्स दे रही हैं अपनी मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस जाहिर कर रही हैं, लेकिन मुआहिदा हमेशा, जिस तरह हमने एमओयू भी देखा, जो फाइनल मुआहिदा भी है वो भी कहीं मिडिल ग्राउंड पर आकर होगा। मेरे ख्याल में ईरान को जो कुछ उसने एमओयू के थ्रू हासिल किया है 60 डेज के लिए, उसको वो नहीं चाहिए। उसको चाहिए कि उसको लूज ना करे इन द लॉन्ग रन ऑल्सो। सिमिलरली जो लीवरेजेस ईरान ने दी हैं अमेरिका को चाहिए कि फिलहाल उनके ऊपर खुश रहें। अपने जो सबसे बड़े हलीफ है उनका इजराइल, उसको लेबनान में काबू में करें ताकि वो किसी तरीके से इस पीस डील को ऑफसेट ना होने दें। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच मार्शल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इसी के साथ ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।